हेलो फ्रेंड्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि जो आपकी तैयारी है एग्ज़ाम्स की वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे किस प्रकार से जलवायु जो है वो ठीक है ना बदल रही है। ठीक है ना, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप है। तो प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक स्वस्थ मन नहीं होगा, स्वस्थ तन नहीं होगा, तब तक फिर आप अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए फिर अब ऐसा करते हैं, दोबारा से हम हिंदी व्याकरण के ही जो प्रश्न हैं उनका प्रयास करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। और मैं आपको बता दूं कि आज जो हम आपके लिए प्रश्न लेकर आ रहे हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। एक तो वो सभी के सभी विषयों से संबंधित हैं। हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न हैं, मतलब विषय हैं, उन सभी से संबंधित हैं प्रश्न। दूसरा, इसका जो कठिनाई का स्तर है वो मध्यम है। मध्यम इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। तो इसीलिए एक चीज़ का आपको इन प्रश्नों को करते वक्त ध्यान रखना होगा कि बहुत ही ध्यान से, एकाग्र होकर, कंसंट्रेटेड होकर ये वाले क्वेश्चंस कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न तो कठिन नहीं होता, लेकिन हम बहुत ध्यान से उसे पढ़ते नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिनके पास भी कॉपी पेन नहीं है अभी, फटाफट से अपने कॉपी पेन ले आइए। हर प्रश्न को ध्यान से कीजिएगा, हर प्रश्न को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। चाहे वो सही उत्तर चुनिए, चाहे गलत उत्तर चुनिए, लेकिन एक उत्तर आपको फाइनल करना ज़रूर है, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपने सही उत्तर चूज़ किया या गलत। आप सही दिशा में सोच रहे थे या गलत दिशा में। अगर आपने गलत दिशा में सोचा तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, आपको सारे तथ्य समझने हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न करते करते कोई ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे नोट भी कर लीजिएगा। तो मैं यही आशा करती हूँ कि ये वाला जो सेशन है आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो प्रश्न जो है प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से रचना के आधार पर भिन्न शब्द कौन सा है। लेकिन अब इससे पहले यहां पर आपको एक कंडीशन दी गई है। रचना के आधार पर, रचना क्या होती है, कोई शब्द बनता कैसे है। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं। अब जैसे कभी जो स्टूडेंट्स है वो रचना के आधार पर, तत्सम तद्भव के आधार पर भिन्न शब्द छांट लेते हैं। लेकिन रचना के आधार पर हिंदी भाषा में 3 प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये आपको ध्यान देना है। और चौथा एक संकर शब्द भी होता है, लेकिन उसे प्रकार में नहीं माना जाता, क्योंकि वो यौगिक के ही अंतर्गत आ जाता है। अब इस आधार पर अगर आप इन चारों में से सबसे भिन्न शब्द छांटेंगे तो कौन सा छांटेंगे, तो उसमें आपको अपना सही उत्तर छांटना है। मैं आशा करती हूँ कि जैसे वीडियो ही है तो आप इसे पॉज करिए, पहले अपना सही उत्तर छांटिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तो अब जैसे है विस्मृत। विस्मृत होता है भूल जाना, और यानी स्मृति मतलब होता है याद रखना। तो वी जमा स्मृत 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो ये आपका यौगिक शब्द है। शिल्प, शिल्प जो है, ठीक है ना, ये आपका एक ही शब्द है जिसे आप 2 सार्थक खंडों में विभाजित नहीं कर सकते, 2 शब्दों में विभाजित नहीं कर सकते, तो ये आपका रूढ़ शब्द आएगा। फिर सप्ताह, सप्ताह में आपने देखा होगा समास में, आपको याद होगा कि इसमें द्विगु समास होता है, 7 दिनों का समाहार, तो सप्त जमा आह, तो यहां पर भी आपका यौगिक शब्द है। और साथ ही साथ आपका आखिरी शब्द बेनामी, बे जमा नामी, बिना नाम के, तो ये भी आपका 2 सार्थक खंडों से जुड़कर बना है, तो ये भी आपका यौगिक शब्द ही है। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। मैं आशा करती हूँ कि अधिकतर स्टूडेंट्स का ये सही हो, लेकिन बहुत बार हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने सबसे पहले डी ऑप्शन चूज कर लिया हो। रीज़न बिहाइंड, जो पहले 3 शब्द हैं वो तो आपके हिंदी तत्सम या तद्भव में आते हैं, लेकिन जो डी ऑप्शन है बेनामी, वो ऐसा लगता है कि उर्दू फारसी मूल का है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 50% स्टूडेंट्स ने डी ऑप्शन चूज किया होगा। तो इसलिए मैं फिर वही कह रही हूँ, कठिनाई का स्तर मध्यम है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, आपके तथ्य, आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर आपको इन प्रश्नों में समस्या नहीं आएगी। और कुल मिलाकर हमें 30 प्रश्न करने हैं, तो फटाफट करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य के लिए आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए, कर्म, कर्ता और क्रिया क्या है, वो कौन कौन से हैं इस वाक्य में। और दूसरा, वाच्य में आपका सबसे पहला स्टेप होता है क्रिया पहचानना, और इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, ये आपकी क्रिया है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि क्रिया किस आधार पर बदल रही है, यही आपका दूसरा स्टेप होता है ना, कि किस आधार पर क्रिया बदली। अब जैसे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, अब तुमने की जगह, मतलब एक जने की जगह मैं ज्यादा लोग कर देती हूँ, लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया, लड़के ने खाना क्यों नहीं खाया, लड़की ने खाना क्यों नहीं खाया, अर्थात कर्ता के आधार पर क्रिया नहीं बदली। और दूसरा,
कर्णवाच्य तो कोई होता ही नहीं है, वाच्य होते ही 3 प्रकार के हैं। 4th ऑप्शन तो आपको केवल भटकाने के लिए है। फिर खाना, ये आपका कर्म है। तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने जलेबी क्यों नहीं खाई, अर्थात कर्म के आधार पर आपकी क्रिया बदली, यानी आपका कर्मवाच्य आएगा। साधारण सा लॉजिक। आगे देखिए, उसने बहुत चतुराई से बात पलटी और वहां से निकल पड़ी, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो आपको पता है कि सरल वाक्य वो होता है जिसे आप 2 भागों में विभाजित नहीं करते। संयुक्त वाक्य होता है जहां पर 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं, इंडिपेंडेंट वाक्य, जो आपस में समुच्चय बोधक के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं। मिश्र वाक्य वो होते हैं जहां पर एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है। और संयुक्त मिश्र वाक्य वो होते हैं जहां पर संयुक्त और मिश्र दोनों की विशेषताएं हों, कि कम से कम 2 वाक्य ऐसे हों जो बिल्कुल स्वतंत्र हों और कम से कम एक ऐसा उपवाक्य हो जो किसी पर आश्रित हो। लेकिन यहाँ पर उसने बहुत चतुराई से बात पलटी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है और यह आपका समुच्चय बोधक है। वह वहां से निकल पड़ी, ये भी आपका स्वतंत्र वाक्य है। अर्थात 2 स्वतंत्र वाक्य जब आपस में जुड़े हैं समुच्चय बोधक के द्वारा, अर्थात कंजक्शन के द्वारा, तो वो आपका संयुक्त वाक्य आएगा। आगे देखिए, प्रत्युत्तर शब्द में निम्न में से क्या नहीं है। अब ये थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं कि क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के पूछा गया है। सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है, प्रत्युत्तर, इस शब्द को ना जरा 2 भागों में बांटिए। प्रत्युत्तर कैसे होता है, प्रति जमा उत्तर। मुझे लगता है इससे आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। प्रत्युत्तर में क्या उपसर्ग है, बिल्कुल है, प्रति उपसर्ग है। क्या इसमें प्रत्यय है, प्रत्यय तो है ही नहीं, क्योंकि प्रति जमा उत्तर, उत्तर मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग था, तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको यहीं पर मिल गया। बाकी संधि थी, बिल्कुल थी, कौन सी संधि थी, प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, जहां पे य पर फोकस आ जाए वहां पर आपकी यण संधि होगी। और समास, बिल्कुल समास है, प्रत्युत्तर, ये आपका अव्ययी भाव समास है, उत्तर का उत्तर, अव्ययी भाव समास। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। अब ये आपका देखने में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं लेकिन डिफिकल्ट हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, दानव, रमणीय, कौरव और अथाह। अगर आप ध्यान से देखेंगे शब्द पढ़ते पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे रमणीय, ये बहुत ही स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर ईय प्रत्यय है, ठीक है ना। ये तो मुझे लगता है बहुत सिंपल है, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका आएगा नहीं क्योंकि इसमें प्रत्यय है। लेकिन दानव, कौरव, अथाह, ध्यान से देखिए, मैं कहती हूँ अगर आपको दानव और कौरव का नहीं भी पता ना, अथाह, अथाह कैसे बनता है, अ जमा थाह, जिसकी थाह ना ली जा सके, था मतलब कि जिसकी गहराई को ना नापा जा सके। तो यहाँ पे आपका अ उपसर्ग था, प्रत्यय कोई था ही नहीं। तो मुझे लगता है अगर आपको दानव और कौरव के प्रत्यय का नहीं भी पता, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि अथा में प्रत्यय तो नहीं है, उपसर्ग है। बाकी बात आती है दानव और कौरव की, तो दानव का क्या होता है, दनु जमा अ, और कौरव का क्या होता है, कुरु जमा अ, कुरु जमा अ कौरव। आप जानते हैं ना, उ और अ मिलकर व बनते हैं, तो ये वहीं से बना है कौरव। कुरुपुत्र थे ना सभी, कुरुक्षेत्र, कुरु के पुत्र, तो कौरव, कुरु जमा अ, दनु जमा अ। आगे देखिए, भिन्न उच्चारण स्थान वाला वर्ण कौन सा है। उच्चारण स्थान मैंने आपको बार बार कहा है, इस पे एक प्रश्न जरूर आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। श षटकोण वाला, ठ, द और री का स्वर। अब आप सभी जानते हैं कि श, जो ये श है, इसका उच्चारण स्थान तो तालु होता है, लेकिन जो श षटकोण है उसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, जिसमें आपकी जीभ जो है वो मुड़ जाती है। उसी प्रकार ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और री, री का जो स्वर है उसका भी उच्चारण स्थान आपका मूर्धा ही होता है। लेकिन द आपका त वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत्य। ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। आई होप कि इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा समय चाहिए। आगे देखिए, किस शब्द में संधि नहीं है। और संधि का, जैसे कहते हैं ना परिवर्तन संसार का नियम है, उसी प्रकार परिवर्तन संधि का भी नियम है। अगर परिवर्तन नहीं हुआ है तो यानी कि संधि नहीं है। अब जैसे प्रत्यक्ष कैसे बनता है, प्रति जमा अक्ष, ई और अ मिलकर य बन जाते हैं, तो यह कैसे आया, परिवर्तन से आया। तो यहाँ पे आपकी यण संधि है, व्याकुल, वी जमा आकुल, ई और आ मिलकर य बन जाते हैं, यण संधि है अगेन, ठीक है ना। संभावना, अनुस्वार आ गया तो सम जमा भावना, ये आपकी व्यंजन संधि है, बिल्कुल है। लेकिन प्रतीकार,
प्रति जमाकार। यहाँ पे एक शब्द अलग हो गया, यहाँ पे एक शब्द अलग हो गया, परिवर्तन कोई नहीं आया, ना कोई चीज चेंज हुई ना कोई चीज एड ऑन हुई, तो इसमें आपका समास तो होगा लेकिन संधि नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है? तद्धित प्रत्यय कौन सा होता है? जहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर प्रत्यय बनता है। लेकिन जो शब्द क्रिया से जुड़कर बनता है मतलब प्रत्यय है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखते हैं, जवानी ई प्रत्यय और जवान से मिलकर बना है तो ये आपका तद्धित प्रत्यय है। भौमिक, भूमि जमाइक, भूमि से जुड़ा है तो भूमि तो संज्ञा शब्द है, तद्धित प्रत्यय। दयनीय, दया, दया से बना है, दया जमा नीय, दयनीय, तो ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। लेकिन कहावत कैसे बना है? कह जमा आवत, कह, कहना, ये आपकी क्रिया है, धातु है, तो इसीलिए ये आपका कृत प्रत्यय में आएगा, तद्धित में नहीं आएगा। आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्दों में क्या प्रतिबंधित है? प्रतिबंधित क्या होता है? जो कि चीज रिस्ट्रिक्टेड है, जिस चीज के लिए पूर्ण रूप से मनाही है, जो चीज तत्सम शब्दों में कभी नहीं आ सकती। अनुस्वार आ सकता है या नहीं आ सकता? अनुस्वार क्या होता है? ये बिंदु, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है ना। विसर्ग, ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, विसर्ग आता ही तत्सम शब्दों में है। और स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय किसे कहते हैं? ह को, ह को कहा जाता है स्वर यंत्रीय, तो बिल्कुल आ सकता है। लेकिन द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड़ और ढ। और ये तो सबसे बड़े परिचायक हैं, सबसे बड़े सूचक हैं कि जिस भी शब्द में इन दोनों में से कोई भी आ जाए वो कभी तत्सम शब्द होगा ही नहीं, क्योंकि ये हिंदी के अपने व्यंजन हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन आएगा। आगे देखिए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी, रॉन्ग स्पेलिंग्स किसके हैं? 37, 31, 72 या 81? जरा ट्राई कीजिएगा, और मैं फिर कह रही हूँ बार बार, हर क्वेश्चन को पॉज करिएगा, पहले अपना उत्तर दीजिएगा, फिर सही उत्तर पहचानिएगा। तो अब देखिए, 37 37 को कहते हैं, 31 31 को कहते हैं, 72 72 को कहते हैं, और 81 81 को। अब आपको देखना है वर्तनी किसकी गलत है। 37 बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। 72 70 71 72 बिल्कुल सही है। 81 80 81 82 बिल्कुल सही है। लेकिन 31 नहीं होता है, बोलने में 31 होता है लेकिन लिखने में होता है 31। ये इसकी सही वर्तनी है, मतलब कि त के ऊपर ये जो रेखा है बलदायक, ये नहीं होनी चाहिए थी। 31 नहीं होना चाहिए था, 31 होना चाहिए था, 31, ये इसकी सही वर्तनी है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? अब जैसे मैं ये वाला ऑप्शन देती हूँ ना, 35, धर्माधर्म, पल पल और शास्त्रास्त्र, तो मोस्टली स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं, जो कि गलत है। 35 जहां पे ये संख्यावाचक शब्द आते हैं ना, संख्यावाचक, पहला पद नहीं, पूरा का पूरा शब्द संख्या है, ये आपके द्वंद्व समास होते हैं। जैसे कि 35 मतलब 5 और 30, 35। 35 यही होता है ना, 5 + 30 या 30 + 5। फिर धर्माधर्म का मतलब होता है धर्म और अधर्म, ऐसे बना है तो द्वंद्व समास है। शस्त्रास्त्र कैसे बना है? शस्त्र और अस्त्र। लेकिन पल पल, वैसे भी जहां पे शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, रातों रात, दिनों दिन, घर घर, वहां सभी में आपका अव्ययी भाव समास होता है। इसको याद कर लीजिए अच्छे से। जहां पर भी आपके शब्द की पुनरावृत्ति हो गई वहां पर आपका अव्ययी भाव आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। और पल पल का समास विग्रह क्या होगा? हर पल। जैसे कहते हैं ना, मैं तुम्हें पल पल याद करता हूं, मतलब मैं तुम्हें हर पल याद करता हूं। आगे देखिए, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सदैव, औदार्य, स्वीकार या आषाढ़? और ये आपको अच्छे से पता है, अभी हमने पीछे किया है। जहां पर आपका उत्क्षिप्त व्यंजन आ जाए वो कभी तत्सम शब्द हो ही नहीं सकता। अर्थ को मारिए गोली। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? ये थोड़ा कठिन हो सकता है। विवेक, आदित्य, वक्त या आचरण। वैसे तो जहां पे ण आता है अधिकतर वो तत्सम होता है। आदित्य सूरज को कहा जाता है, ये भी काफी हद तक आपको पता होगा, तत्सम ही है। लेकिन वक्त, वक्त को आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, वक्त या ऐसे, तो ये जो है ये आपका विदेशज शब्द है। ये आपका, जैसे हिंदी में तो समय कहा जाता है कि समय मेरे अनुकूल नहीं है, तत्सम में भी तद्भव में भी समय। लेकिन वक्त जो है वो अरबी फारसी मूल का शब्द है, उर्दू का शब्द है, ये हिंदी का नहीं है।
ये तत्सम भी नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी आएगा, विदेशज शब्द है ये। आगे देखिए, कौन सा अनीक का पर्यायवाची है। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि पर्यायवाची विलोम शब्द की लिस्ट ही इतनी लंबी है, कितना याद रखेंगे। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं अनीक शब्द का अर्थ होता है सेना। सेना हो गया, फौज हो गया, भीड़ हो गया, झुंड हो गया, ठीक है ना। फिर आपका किनारा हो गया, खराब हो गया, मैं लिख भी देती हूँ, सेना, फौज, झुंड, ठीक है ना। झुंड हो गया आपका, समूह हो गया, खराब हो गया, ठीक है ना। फिर आपका किनारा हो गया, ये सभी आपके अनीक शब्द के पर्यायवाची हैं, तो याद रखिएगा। आगे देखिए, बहन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मतलब कि दिए गए शब्दों में से 3 आपके बहन के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। भगिनी, सहोदरा, विभावरी या जीजी। जीजी तो आई गेस बहुत सिंपल है, वो तो बहन का पर्यायवाची है ही है। बात आती है भगिनी, सहोदरा और विभावरी की, तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ विभावरी। विभावरी का अर्थ क्या होता है, रात। ये आपका बहन का पर्यायवाची नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। ओके, आगे देखिए, बिजली का पर्यायवाची कौन सा है, शर्वरी, तनया, रमणी या दामिनी। अब तनया, तनया से आपको क्या याद आता है, तनय, हम कहते हैं ना पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तो पवन तनय, तनय मतलब होता है पुत्र, तो तनया मतलब हुआ पुत्री। रमणी, रमन, रमणी एक्चुअली क्या होता है, जो कि मन को भा जाए, लेकिन रमणी वैसे स्त्री या औरत के लिए, ठीक है ना, प्रयुक्त होता है। और शर्वरी का अर्थ क्या होता है, रात और दिन के बीच का समय। याद रखिए यहां पर आपको क्या याद रखना है, दिन और रात के बीच का समय नहीं, दिन और रात के बीच के समय में दोपहर और शाम आती है, लेकिन रात और दिन के बीच का समय, जो आधी रात होती है ना, आधी रात, दोपहर, ये रात को 2 बजे का समय, 3, 4, 4:30 का समय, वो होता है शर्वरी, रात और दिन के बीच का समय, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है ये, उसे शर्वरी कहा जाता है। लेकिन दामिनी, ये आपका बिजली का पर्यायवाची होता है। आगे देखिए, संध्या और रात्रि के बीच का समय। चलिए, अब आपको रात और दिन के बीच के समय का पता चल गया, लेकिन संध्या और रात्रि के मध्य का समय क्या कहलाता है, जो शाम और रात के बीच का समय होता है, वो होता है आपका प्रदोष। याद रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि संध्या और रात्रि के मध्य का जो समय होता है क्या कहलाता है, प्रदोष। बाकी जो 3 शब्द हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे पाथेय, जैसे मार्ग में आप जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए रख लेते हैं, उसे पाथेय कहा जाता है। प्रमेय, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, जिसे प्रूफ के साथ आप प्रूव कर सकते हैं। और परिधेय क्या होता है, जो पहनने योग्य हो। परिधेय शब्द किससे बना है, परिधान। परिधान का मतलब क्या होता है, पोशाक, जो पहनने योग्य हो उसे परिधेय कहा जाता है। आगे देखिए, गम्य का विलोम शब्द क्या होता है, गम्य मतलब क्या होता है, जहां जाया जा सके, तो गम्य का विलोम आएगा अगम्य, जहां पे जाया ना जा सके, तो गम्य, अगम्य, याद रखिएगा। आगे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है, और याद रखिए पेपर में भाववाचक के ऊपर 99% श्योर है क्वेश्चन आएगा, नोट कर लीजिए, भाववाचक संज्ञा पे प्रश्न आना ही आना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप मिस नहीं कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसे आप छू नहीं सकते, ये सबसे मेन विशेषता होती है भाववाचक संज्ञा की, उसे आप छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रभुत्व, वैसे भी जहां पे त्व प्रत्यय आ जाए वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। उदारता, उदारता का भाव, तो जहां पे ता प्रत्यय आता है काफी हद तक वहां पर भी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब मेन बात रह जाती है संताप और सुखद पर। हाँ बिल्कुल सही है कि जो सुख है, सुख का भाव होता है, तो ये तो आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सुखद, हम कहते हैं ना बहुत भाई बुरा चल रहा है, कोई सुखद समाचार दो, सुखद मतलब सुख देने वाला, तो जो सुखद है वो बेसिकली आपका विशेषण शब्द है, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपका भाववाचक संज्ञा नहीं आएगा, सुखद आपका विशेषण शब्द आएगा। बाकी संताप, संताप आपका ताप से बना है कि मतलब जैसे उसमें जो ऊर्जा है या गर्मी है, तो ये भी आपका भाव होता है। आगे देखिए, वो अगले साल तुम्हारे लिए तोहफा लाएगा, पूरे वाक्य में कौन सा कारक नहीं है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। कारक के ऊपर भी प्रश्न पूछा जाता है। अब कर्म कारक, कर्म की विभक्ति क्या होती है, को। क्या इस पूरे वाक्य में कुछ ऐसा है जहां पे आप को विभक्ति लगा सकें? करण की विभक्ति होती है से या के द्वारा।
संप्रदान की विभक्ति होती है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अधिकरण की विभक्ति होती है में या पर। अब देखते हैं, वो अगले साल तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे लिए संप्रदान कारक तो है, चलिए पहला खत्म। तोहफा लाएगा यानी कि तोहफे को लाएगा, ये आपका कर्म है, ठीक है ना, तो कर्म कारक भी है यहाँ पर। और वो अगले साल तुम्हारे लिए तोहफा लाएगा, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, याद होगा आपको, समय जहां पर आ जाए, जहां पर समय आ जाता है वहां पर आपका अधिकरण कारक होता है कि वह अगले साल में, ये समय में आपका में विभक्ति आ जाती है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक भी है, लेकिन से या के द्वारा ये कुछ नहीं है यहाँ पे, तो करण कारक यहाँ पर नहीं है। आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है। अब जब भी आपको ये प्रश्न है ना व्याकरण की दृष्टि से, तो याद रखिए 99% उसका यही मतलब होता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सभी के आधार पर कौन सा भिन्न शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके आधार पर व्यवहार, बुराई, कक्षा या उदार। ध्यान से देखिएगा, एक बार आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए जल्दी से। व्यवहार, व्यवहार कौन सा शब्द है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। बुराई कौन सा शब्द है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है। कक्षा क्या है, ये आपकी समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन उदार, उदारता तो भाववाचक संज्ञा थी, लेकिन उदार कि वो बहुत ही उदार व्यक्ति है, उदार मतलब आपका विशेषण शब्द हो गया। तो यही आपका सबसे भिन्न शब्द है कि पहले तीन शब्द, चाहे वो जातिवाचक थे, चाहे समूहवाचक थे, चाहे भाववाचक थे, लेकिन थे तो संज्ञा। लेकिन आपका जो चौथा विकल्प है वो आपका विशेषण है। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ यहाँ पर 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कक्षा चूज़ किया होगा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि सारे विकल्पों को पहले ध्यान से पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। आगे देखिए, तुम्हें उस व्यक्ति से वो बात नहीं कहनी चाहिए थी, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने ये लक्ष्य होता है, ये चैलेंज होता है कि आपको सर्वनाम शब्द छांटना है, किस पूरे वाक्य में सर्वनाम शब्द कौन सा है। तुम्हें सर्वनाम है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि उस जो है या वो, ये भी सर्वनाम है, लेकिन नहीं। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, सर्वनाम ना, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, लेकिन संकेतवाचक नहीं होता। संकेतवाचक या सार्वनामिक जो है ये आपका विशेषण का भेद होता है, और इसीलिए ये वाला ऑप्शन सबसे पहले काटिए, ये सर्वनाम का भेद ही नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब आते हैं, यहाँ पे केवल एक सर्वनाम है तुम्हें, और जब आप किसी से बात करें तुम्हें उस व्यक्ति से वो बात नहीं करनी चाहिए थी, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाता है। जब आप किसी को संबोधित करते हैं तो ये आपका मध्यम पुरुषवाचक आएगा। सुनने वाला जो होता है उसे मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखा जाता है, बोलने वाले को उत्तम पुरुष, तीसरे व्यक्ति को अन्य पुरुष। आगे देखिए, वह शीघ्रता से उस कार्य को करने लगा, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कौन सा होता है, जो क्रिया की विशेषता बतलाता है। तो इस पूरे वाक्य में क्रिया क्या है, करना, करने लगा। अब कार्य करने लगा, लेकिन कैसे। अब कालवाचक होते हैं कि कब करने लगा, वो तो दिया नहीं गया। कहाँ करने लगा, वो भी नहीं दिया गया। कितना करने लगा, वो भी नहीं दिया गया। लेकिन कैसे करने लगा, शीघ्रता से, तो ये आपका रीतिवाचक क्रिया के क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो ये आपका क्रिया विशेषण था। आगे देखिए, तुम प्रतिदिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यायाम किया करो, वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है। अब देखिए, अब आपको ये देखना है कालवाचक, क्रिया कब हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, तो ये तो है। क्रिया कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, तो ये आपका स्थानवाचक ये भी है। अब क्रिया कितनी हो रही है, ये आपको कहीं दिया हुआ है, क्रिया कितनी हो रही है, नहीं दिया गया। और क्रिया कैसे हो रही है, ये भी आपको दिया गया है कि क्रिया शांतिपूर्वक हो रही है। तो इसलिए तीनों क्रिया विशेषण साथ में दिए गए थे, लेकिन परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर नहीं दिया गया था। आगे देखिए, किस शब्द में भिन्न समास है। अब समास का प्रश्न आ गया, ये तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है। भिन्न समास, भरसक, जितना हो सके, अव्ययी भाव समास। यथार्थ, अर्थ के अनुसार, यथा अर्थ, अर्थ के अनुसार, इसमें भी आपका अव्ययी भाव है। प्रतिक्षण, हर क्षण, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास है। लेकिन पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक, यानी कि पूरे अंक, तो ये आपका
कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। पूरे अंक, अंकों की विशेषता दी गई है पूरे अंक, तो ये आपका कर्मधारय के अंतर्गत आएगा, अव्ययी भाव के अंतर्गत नहीं आएगा। आगे देखिए, किस शब्द में भिन्न संधि है? अब जैसे भिन्न समास पूछा गया था वैसे भिन्न संधि पूछ ली गई। मनोकामना, निराहार, सदाचार या दुष्कर्म। चलिए देखते हैं एक एक का संधि विच्छेद करके। मनोकामना, मनः जमा कामना, विसर्ग संधि। निराहार, निहि जमा आहार, विसर्ग संधि। सदाचार कैसे होगा? ये आपका भिन्न है। सदाचार होगा आपका सत्य जमा आचार, तो यहां पर क्या होगी आपकी व्यंजन संधि। और दुष्कर्म में श आधा है तो दुहु जमा कर्म, तो इन तीनों में आपकी विसर्ग संधि थी, लेकिन सी ऑप्शन में आपकी व्यंजन संधि थी। आगे देखिए, अयादि संधि वाला शब्द कौन सा नहीं है? अयादि संधि के लिए आपको क्या याद करना है? अये, आए, अव या आव, इन चारों में से कोई एक ध्वनि होनी चाहिए, तभी वो अयादि संधि बनती है। श्रावण, आव, आव की ध्वनि है। नाविक, आव की ध्वनि है। नयन, अय, अय की ध्वनि है। लेकिन सेवक, यहाँ पे एव की ध्वनि है, तो ये आपका सेवक ही है जिसमें अयादि संधि नहीं है। बाकी श्रावण का क्या होता है? श्र जमा अन, याद रखिए न का ण बन जाता है। नाविक का क्या होगा? नौ जमा अन, अक, सॉरी, नौ जमा अक नाविक, सॉरी अक भी नहीं, नौ जमा इक नाविक। और नयन का क्या होगा? ने जमा अन। तो ये सारे आपके संधि विच्छेद हैं इसके। आगे देखिए, 3 प्रश्न रह गए केवल। निम्न में से अल्प प्राण सघोष व्यंजन कौन सा है? तो आपको अब अच्छे से पता चल जाना चाहिए अल्प प्राण कौन से होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है किसी भी वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, उनका पहला, तीसरा और पांचवा जो कॉलम है वो अल्प प्राण होता है। और सघोष कौन से होते हैं? 3rd और 4th कॉलम। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों में कॉमन है 3rd कॉलम। तो 3rd कॉलम वाला वर्ण कौन सा है? थ, ये 2nd कॉलम में आता है। च, ये 1st कॉलम में आता है। ज, ये आपका 3rd कॉलम में आता है। और भ, प, फ, ब, भ, ये आपका 4th कॉलम में आता है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ज, च, छ, ज। अल्प प्राण भी है, सघोष भी है। आगे देखिए, ये चिन्ह का नाम क्या है? ये जिसे आप विसर्ग कहते हैं ना, इसका नाम क्या है? तिर्यक, अर्धविराम, हंसपद या उपविराम? हमें इंग्लिश में तो सभी का नाम पता होता है, आप बहुत जल्दी कह देंगे मैम ये तो कॉलन का है, कॉलन, लेकिन इसे हिंदी में क्या कहते हैं ये नहीं पता होता। तो ध्यान रखिए, इसे उपविराम कहा जाता है। तिर्यक चिन्ह क्या होता है? जिसे हम कहते हैं स्लैश, स्लैश को तिर्यक कहा जाता है, तिरछी रेखा। अर्धविराम कौन सा होता है? सेमीकोलन, ये बिंदु और कॉमा। हंस पद क्या होता है? ये जो ट्राइंगल वाला होता है ना, जैसे आपको याद है आप बचपन में कुछ लिखते थे, आपका कोई शब्द मिसिंग हो गया तो आप ऐसे करके ऊपर लिख देते थे कि मेरे घर का नाम ये है, मेरे डैश का नाम, वो आप लिखना भूल गए तो वो आपने ऐसे बीच में हाइफन डाल के ये करके ऊपर लिख दिया, तो ये होता है आपका हंस पद चिन्ह या त्रुटि पूरक चिन्ह। लेकिन जो उपविराम है ये आपका ये चिन्ह होता है जो दिया गया है। ओके, आगे देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, भिन्न लिंग वाला शब्द, और हो सकता है अंतिम प्रश्न ना हो, 5 प्रश्न और हो, चेक कर लेते हैं वो तो। भिन्न लिंग वाला शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर, काजू, काजू खाया जाता है तो ये आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। फिर खेत, खेत जोता जा रहा है, खेत जो है बड़ा है तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है। सफ़र हो रहा है या सफ़र किया जा रहा है तो ये, या सफ़र अच्छा चल रहा है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन कलम, कलम तोड़ दी गई, मुहावरा है ना, कलम, कलम अच्छा लिख रही है, तो ये आपका स्त्रीलिंग शब्द में आएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन है। आगे देखिए, 5 प्रश्न और हैं। हिंदी में कुल कितने संयुक्त स्वर हैं? याद रखिए, आ, ई और उ ये आपके दीर्घ स्वर हैं। अ, ई, उ और री ये आपके ऋस्व या फिर मूल स्वर हैं। लेकिन संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ओ और औ, ये चारों के चारों आपके संयुक्त स्वर हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन, याद रखिएगा इस चीज को। आगे,
यदि तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक या विधानवाचक? मैं जानती हूँ यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स इच्छावाचक कहेंगे कि आप इच्छा जता रहे हैं कि अगर आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये इच्छा नहीं है, ये संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? इफ दिस देन दिस। अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ। जहाँ पे दो वाक्य आपस में आश्रित हो, मिश्र वाक्य जैसे कहते हैं कि यदि तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इफ यू विल कम देन आई विल फील हैप्पी। ये चीज है, तो ये आपका हमेशा संकेतवाचक वाक्य होगा। आगे देखिए, वो मुझे कहानी सुना रहा था। इसमें कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। अब सुना रहा था तो वर्तमान काल तो बिल्कुल भी नहीं है, आएगा भूतकाल ही। अब संदिग्ध काल, संदिग्ध काल वो होते हैं जहां पे आपको डाउट हो। यहाँ पे आपको डाउट है क्या कि वो मुझे कहानी सुना रहा था? डाउट नहीं है आपको, बस ये है कि ये इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये बता दीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको उत्तर मिल जाएगा। कंटिन्यूअस मतलब कि जो चल रहा है काम, इन प्रोग्रेस जो है। अब भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और जानते हैं हेतु हेतु मद काल क्या होता है? चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो। हेतु हेतु मद वो होता है जो अभी हमने किया था, संकेतवाचक वाला। इफ दिस देन दिस, अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वो आपका हेतु हेतु मद काल में आता है। चाहे भूतकाल हो, वर्तमान काल हो, भविष्यत काल हो। आगे देखिए, तुमको इस प्रकार यहां नहीं आना चाहिए था। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अब देखिए, तुमको इस प्रकार यहां नहीं आना चाहिए था। संज्ञा संबंधी, अव्यय संबंधी, कारक संबंधी या लिंग संबंधी? ट्राई कीजिए। यहां पर जो करेक्ट मतलब करेक्शन होनी चाहिए वो सिर्फ एक ही जगह पर संभव है। तुमको, तुमको नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था तुम्हें। तुम्हें इस प्रकार यहां नहीं आना चाहिए था। तो तुमको, ये जो कारक चिन्ह है ना को, ये गलत है, ठीक है ना? जैसे मुझको नहीं मुझे होना चाहिए, तो यहाँ पे भी तुम्हें, तुम्हें इस प्रकार यहां नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे कारक संबंधी शुद्धि है, ध्यान रखिएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर सारे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे। हम भी आपको पर्सनली इसका आंसर जरूर बताएंगे। तो इसके जो सही उत्तर है उसका इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे, लाभदायक लगे, तो सेशन को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।